गुड मॉर्निंग साथियों, आप तमाम दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 के सेट नंबर 19 के जीके और जीएस के प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसे अपने फ्रेंड्स ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, एक बात और, किसी भी वीडियो को अगर किसी भी सेट को आपने मिस किया है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहाँ पे सारे वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और एक बात और कहनी है कि जिन अभ्यर्थियों को एग्जामिनेशन डेट को लेकर के चिंता है तो आप एग्जामिनेशन डेट की चिंता नहीं करेंगे, उसे आप आयोग पर छोड़ देंगे, क्योंकि चिंता करने के बावजूद भी एग्जामिनेशन आप पहले नहीं ला सकते हैं, तो उसके डेट में आपकी चिंता करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आप जब कंटिन्यू तैयारी रखेंगे, एग्ज़ामिनेशन का डेट आएगा, एग्ज़ाम वहाँ पे आप क्लियर करेंगे, तब जब आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी। तो इस रिदम को नहीं टूटने देना है और सीधे यहाँ पे कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना है। तो इसी कड़ी में हम आपको प्रत्येक दिन 1, 2, 3 अथवा जितने भी संभव हो पाए यहाँ पे सेट कवर कराने का प्रयास करेंगे और आप प्रत्येक सेट को कवर करते जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेट नंबर 19 के पहले प्रश्न के साथ। वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक भागीदारी, इसे सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है? इस योजना के बारे में पूछा गया है कि वैसी कौन सी योजना है जिसके द्वारा वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने की एक महत्वाकांक्षी योजना है, इसी के बारे में पूछ रहा है। तो यह है दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, इस प्रधानमंत्री जन धन योजना को की अगर शुरुआत की बात करेंगे तो यह 28 अगस्त 2014 से शुरू हुआ था, जिसके अंतर्गत कुल 40 करोड़ से ज़्यादा, ऐसे कह सकते हैं 40 करोड़ खाता खोला गया था और अब तो इसकी संख्या बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि जितने भी जो भी ग्रामीण लोग हैं, किसान लोग हैं, वह अगर सेविंग नहीं कर पाते थे तो वहाँ तो एक तो डायरेक्टली उनको बेनिफिट प्रदान करना कि आप सेविंग करो, और साथ ही साथ कई सारी जैसे सुविधाएं, जैसे मान लीजिए कि गैस का कनेक्शन है तो डायरेक्ट बेनिफिट जो टैक्स होता है डीबीटी, वो डायरेक्ट किसान के अथवा जो उपभोक्ता है उनके पास जाए। मान लीजिए कि एक व्यक्ति को पहले जो भी टैक्स जो भी सुविधाएं प्रदान की जाती थी, जो भी उनको सरकार के तरफ से अनुदान मिलता था, वो क्या होते थे, बिचौलिए के पास चले जाते थे। तो इसका एक खोलने का बहुत सारा उद्देश्य था, जिसमें से एक यह उद्देश्य था और यह काफ़ी सफल भी हुआ था प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसमें जो है जीवन बीमा सुरक्षा कवर किए जाते हैं और कई सारी सुविधाएं भी दी जाती है। प्रश्न संख्या 2, सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? दोस्तों, यह सर्व शिक्षा अभियान के तहत जितने भी बच्चे हैं, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के जितने भी बच्चे हैं, लड़का लड़की कोई भी हो, उनको निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य मुहैया कराना है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में। और इस योजना की शुरुआत दोस्तों 2001 में की गई थी। इसका एक स्लोगन हुआ करता था, अभी भी है, पढ़े भारत बड़े भारत। यह सर्व शिक्षा अभियान का एक राष्ट्रव्यापी जो है एक अभियान था, कार्यक्रम था। 86वें संविधान संशोधन, ठीक है, 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत उस संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे थे उनके लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी और यह एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत इसे शामिल किया गया था। अनुच्छेद 21 के सब सेक्शन 1 कहेंगे, है ना, या क कह सकते हैं, सॉरी, अनुच्छेद 21 के सब सेक्शन क के अंतर्गत बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना जो है वह अनिवार्य बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कितनी आयु के बच्चों के लिए लागू किया गया था? तो यह दोस्तों 6 वर्ष से 14 वर्ष, जहाँ जो अभी हमने डिस्कस किया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस शिक्षा का अधिकार अभी अभी हमने बताया कि अधिकार 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था, लागू अलग बात है, ठीक है ना, तो लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस योजना के तहत मुख्य उद्देश्य था कि जो भी बच्चे हैं, चाहे वो गरीब के हो या कोई भी बच्चे जो कि गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी कर रहे हैं, उन्हें 6 वर्ष से जो 14 वर्ष उनकी आयु है, उनको शिक्षा जो है निःशुल्क मुहैया कराया जाना इसका प्रमुख उद्देश्य था।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में पड़ता है। ठीक है। पेरिस में कहाँ पड़ता है? यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में पड़ता है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, उसका भी मुख्यालय आपको जिनेवा में ही पड़ता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को निम्नलिखित में से किस खोज का श्रेय दिया जाता है? किसकी खोज के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाना जाता है? तो उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है। पेनिसिलिन दवाओं के खोज के लिए उन्हें जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा जो अनुच्छेद है यह प्रावधान करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में उचित कदम उठाएगा? प्रश्न को एक बार फिर से समझेंगे। प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद ऐसा व्यवस्था करता है, ऐसा प्रावधान करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में उचित कदम उठाएगा? अब देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 40 है, ऑप्शन नंबर ए। और अनुच्छेद बी में है अनुच्छेद आर्टिकल 26। तो कौन सा ऐसा व्यवस्था करता है? तो दोस्तों यह अनुच्छेद 40 ऐसा व्यवस्था करता है। ऑप्शन नंबर ए हमें करेक्ट आंसर की तरफ बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान है, उसी के आर्टिकल 40 के अनुसार राजनीति निर्देशक जो है वो सिद्धांतों का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। और अनुच्छेद 40 को गांधीवादी दर्शन के रूप में माना जाता है। इसके अनुसार जो ग्राम पंचायत है इसके गठित करने के लिए राज्य सरकार कदम उठाएगा और उन्हें आवश्यक शक्ति का अधिकार जो है उन्हें प्रदान करेगा। ऐसी व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 40 के द्वारा। ठीक है। बहुत ज़्यादा इसके संदर्भ में नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7। झूलन गोस्वामी, जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति, जिससे रिटायरमेंट कहते हैं, इसकी घोषणा की है, तो कौन सा खेल खेलती थी? तो वह क्रिकेट से संबंधित थी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य थी, गेंदबाज थी। ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने कुल मिला के 255 वनडे इंटरनेशनल विकेट हासिल किए हैं, जो कि ऐसा करने वाली वह वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी है ना। उनसे ज़्यादा ऐसा कारनामा किसी ने नहीं किया है। और उन्हें 2010 में दोस्तों अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अर्जुन अवार्ड मिला था उन्हें 2010 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला पुरुष लिंग अनुपात क्या है? 2011 के जनगणना के अनुसार पूछ रहा है। तो यह था दोस्तों 943 प्रति 1000 पुरुष पर। प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं। किसके संदर्भ में पूछ रहा है? भारत के संदर्भ में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। 2001 के जनगणना में भारत में लिंगानुपात 933 हुआ करता था। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात जो है दोस्तों वो कितना हुआ करता था? 933। ठीक है, प्रति 1000। लेकिन यह 2011 के डाटा के अनुसार 943 थी प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिला यानी कि लड़की, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9। अकबर ने निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया? तो उन्होंने दोस्तों फतेहपुर सीकरी को बसाया था। ठीक है। और उन्हें इस नगर की स्थापना करने के बाद उन्होंने इसे अपनी राजधानी के रूप में भी बनाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। प्राचीन काल में गुप्त वाकाटक काल की प्रसिद्ध महिला शासक निम्नलिखित में से कौन थी? प्रश्न ये कह रहा है कि एंसेंट काल में, प्राचीन काल में जो गुप्त वाकाटक काल था उस समय प्रसिद्ध महिला शासक निम्नलिखित में से कौन हुआ करती थी? तो यह थी दोस्तों प्रभावती। ठीक है, प्रभावती महिला शासक थी। और वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति हुआ करते थे। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद प्रभावती ने वाकाटक वंश के शासन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या है? अधिकार
परीक्षा की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है किसी अधिकार से, है ना। तो किस अधिकार से, किसी अधिकार नहीं, किस अधिकार से, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 32 जो है यानी कि आर्टिकल 32 जो है उसके अनुसार, उसके अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय ने एवं 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय 5 प्रकार का रीट जारी कर सकते हैं, जिसमें से अधिकार परीक्षा के तहत अयोग्य व्यक्ति को लोक सेवा पद धारण करने से रोका जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद जो 32 है, आर्टिकल आपका 32 जो यहाँ पे मैंने बता रहा है, इसके तहत 5 रीट जारी किए जाते हैं। ठीक है, 5 रीट जारी किए जाते हैं, जो है दोस्तों एक बंदी प्रत्यक्षीकरण बोल देता हूँ, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। एक्साइज ड्यूटी किस पे लगाई जाती है? तो वस्तु के उत्पादन पर, है ना, किसी भी वस्तु के प्रोडक्शन पर लगाया जाता है एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, यह एक केंद्रीय और राज्य कर होता है, जो कि क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर होता है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचा, इसके सिद्धांत का प्रतिपादित किया था या प्रतिपादन किया था? तो यह किया गया था केशवानंद भारती मामला में। ठीक है, केशवानंद भारती मामला जो था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचा जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। केशवानंद भारती विवाद जो था 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया या डिसीजन दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के आधार पर संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। केंद्रीय बैंक का कार्य करती है, केंद्रीय बैंक जो है वह क्या कार्य करती है? तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक का कार्य जो है वह आरबीआई करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 1935 में की गई थी, 1 अप्रैल 1935 को, और इसके वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। भारत के वर्तमान नीति आयोग का नया सीईओ कौन है? दोस्तों यह है BBR सुब्रमण्यन। ऑप्शन नंबर सी जो है वह नीति आयोग के नए सीईओ हैं, BBR सुब्रमण्यम। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम बात करें उपाध्यक्ष की, उपाध्यक्ष तो यह है सुमन कुमार बेरी, सुमन कुमार के कहिए बेरी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। हाल ही में किस संगठन के द्वारा विकसित ट्रेनों के इंजनों पर डिवाइस लगाकर रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम को विकसित किया गया है, यानी कि डेवलप किया गया है? तो दोस्तों इसरो के द्वारा। ठीक है ना, इसरो ने क्या किया है कि जो ट्रेन है उनके इंजन पर एक डिवाइस लगाया है, जिससे रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वह डेवलप हो पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17। द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों चिपको मूवमेंट था क्या? तो चिपको मूवमेंट के दौरान जो है पेड़ों को कटने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा एक विशेष आंदोलन किया गया था। ठीक है, और पूछा गया है कि इसके पुस्तक के, यह जो पुस्तक है जिसका शीर्षक है द चिपको मूवमेंट ए पीपल हिस्ट्री नामक यह पुस्तक है, किसने लिखा है? तो शेखर पाठक के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18। संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य क्यों होता है? किस कारण से अनिवार्य होता है, तो यह पूछा गया है। तो दोस्तों वह कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, साथ ही साथ वह कानून को लागू करने की जिम्मेदारी लेता है। ठीक है, और वह राज्य की संप्रभुता का प्रतीक होता है। तो इसमें से सारे के सारे यहाँ पे हो जाएंगे। संसद द्वारा जो विधेयक पारित होता है उस पर राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 111 के तहत, 3 नहीं है, 1 1 और 1 है। ठीक है, 111 के अंतर्गत सिग्नेचर करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, तब क्या होता है वो विधेयक कानून बन जाता है। राष्ट्रपति की बात करें तो आर्टिकल जो 52 है, आर्टिकल 52 जो है वह राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था करता है, और 53 के अंतर्गत जो है वह शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है, और 61 जो है ना, आर्टिकल 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, ऐसी मुद्रा जिनकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? तो उसे दोस्तों प्रबंधित मुद्रा कहते हैं। ऐसी मुद्रा जिसका विनिमय दर जो है यानी विनिमय रेट जो है सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, वह दोस्तों प्रबंधित मुद्रा कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, बुल और बियर यह शब्द किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों स्टॉक बाजार से संबंधित वर्ड है, बुल और बियर। ठीक है, इसमें अगर बात करेंगे तो यह जो है शेयर बाजार का क्रय विक्रय जो तेज़ी और मंदी आता है उससे संबंधित है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि राष्ट्रीय शेयर बाजार है, इसकी स्थापना फिरवानी समिति की सिफारिश पर 1992 में की गई थी। और एक है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नाम से जानते हैं, और इसकी स्थापना दोस्तों 1875 में की गई थी। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है ना, इसकी स्थापना 1992 में की गई थी फिरवानी समिति के सिफारिश पर। प्रश्न संख्या 21, राज्य चुनाव आयोग नगरपालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रित करता है? उसका अधीक्षण करता है। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ेंगे। कह रहा है कि राज्य चुनाव आयोग जो है वह नगरपालिका जो चुनाव है वह किस अनुच्छेद के अधीन संचालित तथा नियंत्रित करता है तथा उसका अधीक्षण करता है? तो यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 ZA, ठीक है, इस तरीके से है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। 22वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कौन सी समिति आपराधिक राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर गठित किया गया था? तो यह समिति था दोस्तों वोहरा समिति। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वोहरा समिति की अगर बात करेंगे तो इसको आपराधिक और राजनीतिक और नौकरशाही इससे संबंधित मुद्दे के लिए बनाया गया था। और 1993 में दोस्तों वोहरा समिति ने अपना रिपोर्ट सौंपा था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, बिहार का वह जिला कौन है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है? बिहार का यह जिला कौन सा है जहां पे दोस्तों महिला ज़्यादा है, ठीक है, और पुरुष क्या है, कम है? तो यह है दोस्तों गोपालगंज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, लिंगानुपात सबसे अधिक है। लिंगानुपात कहने का क्या मतलब है? प्रत्येक 1000 पुरुष पर महिला, है ना, प्रत्येक 1000 पुरुष पर महिला की संख्या, तो यह पूछा गया है। और गोपालगंज का लिंगानुपात क्या है, 1021। यानी कि दोस्तों यहाँ पे 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, 1021, यानी कि महिला यहाँ पे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया? प्रतीक किससे लिया गया है? तो आप जानते हैं अशोक। अशोक का जो है सारनाथ का सी स्तंभ जो है वो भारत का राजकीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25, दीपावली शब्द किसने और कब की? दीपावली घोषणा है, शब्द नहीं, दीपावली घोषणा जो है वो किसने और कब की थी? तो यह किया गया था 1929 में लॉर्ड इरविन के द्वारा। और इनका कार्यकाल था, लॉर्ड इरविन का कार्यकाल दोस्तों 1926 से लेकर 1931 तक। और इसी के मध्य में 1929 में लॉर्ड इरविन के द्वारा जो है दीपावली की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, प्राचीन पुस्तक जिसको इंडिका कहा जाता है किसने लिखी थी? तो यह दोस्तों मेगास्थनीज यानी कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत हुआ करता था। इसी के द्वारा जो है वह मौर्य साम्राज्य की जो व्यवस्था थी उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ से दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? क्या नारा था दोस्तों? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा था जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था उसका। और यह दोस्तों 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वर्ल्ड में सबसे बड़ा द्वीप जो है वह ग्रीनलैंड है। ठीक है, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है।
और यह दोस्तों आर्कटिका महासागर में स्थित है। ठीक है, आर्कटिका महासागर में स्थित है। सबसे बड़ा द्वीप आप याद रख लेंगे, प्रश्न पूछा जाता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का यह सेक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल अगर बात करेंगे, ग्रीनलैंड का जो क्षेत्रफल है वह दोस्तों 21,66,000 है। 21,66,000 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या असत्य है, कौन इसमें से गलत कहा गया है? तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष सही है। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो होता है ना वो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। और महाभियोग से हटाया जा सकता है, तो महाभियोग 61 के द्वारा, आर्टिकल 61 के द्वारा लगाया जाता है। और कार्यकाल 8 वर्ष जो है वो आपका गलत है, 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, अनुच्छेद 52 जो है वह राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था करता है और उनकी कार्यपालिका जो शक्ति होती है अनुच्छेद 53 के द्वारा राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले और साथ ही साथ अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। 31 नंबर प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है उसका निर्माण है ना किसने करवाया था? तो इसका निर्माण चालुक्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, चालुक्य वंश जो है, ठीक है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण गुजरात के जो चालुक्य वंश थे उनके शासक भीम प्रथम के द्वारा कराया गया था। भीम प्रथम, यह प्रथम को डिनोट करता है। भीम प्रथम के द्वारा इस दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया था और यह दोस्तों राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाने का काम करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा और यह आर्टिकल 60 के तहत उन्हें शपथ दिलाया जाता है, उनके पद की शपथ दिलाया जाता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है आर्टिकल 61 के द्वारा लगाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? इसे दोस्तों समाप्त किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ठीक है, 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया था और भारत शासन एक्ट 1858 के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है ना CVC, तो यह कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर CVC की स्थापना यानी कि इस केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की स्थापना की अगर हम बात करेंगे आयोग की, तो इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह आपको दोस्तों केरल में पड़ता है। ठीक है, पेरियार प्रोजेक्ट केरल में पेरियार नदी पर है, पेरियार नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। बटरफ्लाई शब्द संबंधित है, यह तैराक से संबंधित होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 36 का ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? तो इसी दिन अक्टूबर के 8वें तारीख को भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा पृथ्वी दिवस की हम दोस्तों बात करेंगे तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, यह BPSC में पूछा गया था और वैसे भी पूछे जाते हैं कई सारे प्रश्न। अगर हम भारतीय नौसेना दिवस की बात करेंगे तो नौसेना दिवस जो है वह आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है और थल सेना दिवस जो है वह दोस्तों 15 जनवरी को मनाया जाता है, 15 जनवरी को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? किससे ज़्यादा वो प्रभावित हुआ करते थे? तो जीजाबाई से। ठीक है, मीराबाई मेरता की राजकुमारी थी
और शिवाजी सबसे ज़्यादा जीजाबाई से प्रभावित थे। शिवाजी के 8 मंत्रियों का परिषद हुआ करता था, टीम हुआ करता था, और उसे अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के क्या साधन थे? तो शिकार के द्वारा वह अपना मनोरंजन किया करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। हाल ही में राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह पुरस्कार दिया गया है AB के प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो डॉक्टर माधव हाड़ा को 32वां बिहारी पुरस्कार 2000, डॉक्टर माधव हाड़ा को जो है दोस्तों 32वां, ठीक है 32वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो 32वां बिहारी पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है अथवा प्रदान किया गया है। ठीक है, और ज्ञान चतुर्वेदी जो है उन्हें दोस्तों 32वां व्यास सम्मान मिला है, 32वां व्यास सम्मान मिला है, 32वां व्यास सम्मान मिला है ज्ञान चतुर्वेदी को। और 32वां जो है सरस्वती सम्मान जो है, सरस्वती सम्मान जो है वह शिवशंकरी को मिला है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं शामिल था? पूछा गया है, शामिल नहीं था, कौन नहीं शामिल था? तो महात्मा गांधी इससे जुड़े हुए थे, अगुआ थे इसके, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर का इससे कोई लेना देना नहीं था। और क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता था, 1942 में शुरू किया गया था। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को डायरेक्ट प्रश्न भी ऐसा पूछा जाता था। और इसी क्विट इंडिया मूवमेंट में, भारत छोड़ो आंदोलन में, महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो ऐसा नारा दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी के द्वारा जो है लोदी वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 43 का ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आपका इज्जत नगर बरेली में स्थित है। ठीक है, बरेली में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तो दोस्तों उत्तर पूर्वी मानसून के कारण, ठीक है, जिसको लौटता हुआ मानसून कहते हैं, उसके द्वारा जो है जाड़ा में यानी कि विंटर सीजन में वर्षा होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। मीनमबाक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो आप इसके नाम से ही इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। क्या यह तमिलनाडु होगा? क्या तमिलनाडु होगा? क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस टाइप का आपको नहीं मिलेगा नाम। ठीक है, अगर आप इसे नहीं पढ़े हों फिर भी आप इसका सही आंसर कर सकते हैं, नाम से ही ये पता चलता है। यहाँ पे जितना ऑप्शन है उसमें से तमिलनाडु ही इसका करेक्ट आंसर होता है अकॉर्डिंग टू नेम। तो आप याद भी कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। हर्षवर्धन की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो यह बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिरदौसी ने शाहनामा लिखा है, शाहनामा की रचना की गई है फिरदौसी के द्वारा। इसके अलावा वराहमिहिर के द्वारा पंच सिद्धांतिका पुस्तक लिखा गया है, पंच सिद्धांतिका लिखा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास रेत समाधि का यानी कि टॉम ऑफ सैंड इसके रूप में किसके द्वारा अनुवाद किया गया था, जिसे मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 दिया गया था? तो यह पुरस्कार मिला था दोस्तों डेजी रॉकवेल्थ। इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था? इसका अनुवाद किया गया था, है ना, कन्वर्ट किया गया था, ट्रांसलेट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसके अलावा बात करेंगे तो यह रेत समाधि जो पुस्तक है
वह गीतांजलि के द्वारा लिखा गया था, गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया था। लेकिन इसका अनुवाद किया था डेजी रॉकवेल ने, और उन्हें इसी के लिए मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया था? तो यह करवाया गया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चार मीनार का निर्माण दोस्तों 1591 में करवाया गया था। प्रश्न संख्या 49, किस राज्य ने भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI स्कूल का उद्घाटन किया है? तो यह किया गया है केरल के द्वारा। ठीक है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल जो है वह तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। कहाँ पे पड़ता है? केरला में है। और इसका नाम जो है दोस्तों शांतिगिरी विद्या भवन इसका नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को उनकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है असम को। किसके लिए? उनकी अनूठी स्थलाकृति लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है असम को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। एक्स किरणों में समाविष्ट है। एक्स किरणों में क्या है दोस्तों? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण शामिल होता है। और एक्स किरणों की खोज जो है वह रॉन्टजन के द्वारा किया गया था। रॉन्टजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। इसकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी की बात करें 10⁻18, ठीक है, 10⁻18 से लेकर 10⁻16 हर्ट्ज तक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52, सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना, ठीक है, उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों? तो अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रश्न को एक बार फिर से समझिए। कह रहा है कि यह जो सिल्वर ब्रोमाइड है उसका सिल्वर, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना किसका उदाहरण है? अपघटन की प्रक्रिया का यह उदाहरण है। प्रश्न संख्या 53, वह भारतीय वैज्ञानिक जिसने भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। तो पूछा गया है कि वह भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो यह दोस्तों आप हमेशा जानते हैं CV रमन। रमन प्रभाव का खोज इन्हीं ने किया था। इन्हीं के नाम पर इस खोज का नाम पड़ा था रमन प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए यानी कि प्रकीर्णन की खोज के लिए इन्हें भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? 1930 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54, यदि किसी व्यक्ति के पीठ पर चोट लगी हो तो कृत्रिम श्वास देने की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सैफर्ड विधि का यूज़ किया जाता है। क्यों? यदि किसी व्यक्ति के पीठ पर यानी कि बैक में पीठ पर चोट लगी हो तो कृत्रिम श्वसन, प्राकृतिक नहीं कृत्रिम श्वसन देने की सैफर्ड विधि का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55, हालांकि इस सैफर्ड विधि के बारे में अगर हम बात करेंगे तो होता क्या है, इस सैफर्ड विधि में जो मरीज होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, उनको पेट के बल, ठीक है ना, उनको पेट के बल लिटा दिया जाता है और उसके सिर को किसी एक करवट कर दिया जाता है और पीड़ित के सीने के नीचे पतला तकिया रख दिया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55, मवेशियों के मुंह फट रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? मुंह फटा फटा टाइप का, तो किसके कारण होता है? तो यह होता है विषाणु के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56, 56 नंबर प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस जीव के 3 हृदय होते हैं? 3 हृदय किस जीव में पाया जाता है? तो स्क्विड में 3 हृदय पाया जाता है। इसके अलावा शार्क और व्हेल की अगर हम बात करेंगे तो यह जो है विशाल जीव होता है। ठीक है ना, स्क्विड झुंड होता है जिसे शार्क और व्हेल की तरह समुद्र का जीव माना जाता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो स्क्विड एक मछली की तरह ही पाया जाता है, मछली की तरह ही देखने का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57, यदि लाल फूल को हरे शीशे से देखेंगे तो यह आपको दोस्तों काला दिखाई देगा। सिंपल सा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है।
ऐसा क्यों होता है कि लाल फूल जो है लाल रंग का परावर्तन और अन्य सभी रंगों का अवशोषण कर लेता है। तो अवशोषण करने के लिए क्या होता है, इसी कारण से यह काला दिखाई देता है। ठीक है, परावर्तित उसको नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58। यदि किसी कार के टायर में हवा का दाब कम हो तो क्या परिणाम होगा। इस व्यवस्था में ईंधन की अधिक खपत होगी। प्रश्न को फिर से पढ़िए। टायर में हवा का दाब कम होगा, कम हवा होगा तो परिणाम क्या होगा, ईंधन की अधिक खपत होगी, है ना, एवरेज ज़्यादा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। वातानुकूलन में किन पैरामीटर को नियंत्रित किया जाता है। तो दोस्तों जो वायु का ताप और आर्द्रता होता है उन दोनों को एक वातानुकूलन में क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित होता है, विखंडन होता है कि नाभिकीय संलयन होता है। तो यह संलयन प्रक्रिया के द्वारा सूर्य की ऊर्जा का निर्माण होता है, ऐसा आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। इसके लिए दोस्तों प्रिज्म का यूज किया जाता है। जब श्वेत प्रकाश को अगर प्रिज्म से होकर, मान लीजिए कि यहाँ पे प्रिज्म है, यहाँ से गुजारा जाता है तो ठीक है ना, तो 7 कलर में यह क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62। निम्नलिखित में से रेडॉक्स अभिक्रिया को पहचानना है। रेडॉक्स अभिक्रिया यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है कि उसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ संपन्न होते हैं और उन्हीं सभी क्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, तो आवाहन घंटी यानी कि कॉलिंग बेल में किया जाता है। ठीक है, कॉल बेल आपके दरवाजे के बाहर लगा रहता है, गेट के पास, तो इसमें विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64। पानी में अंशतः डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, टेढ़ी दिखाई देती है, क्यों दोस्तों, अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा इसलिए कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर जो प्रकाश होता है, लाइट होता है, वह किरणों का अपने मूल दिशा में विचलन हो जाता है। इसी के कारण प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इसी के कारण क्या होता है, यह दोस्तों छड़ी जो है वह मुड़ी हुई यानी कि टेढ़ी दिखाई देती है। प्रश्न संख्या 65। एक डायोड जो है दोस्तों केवल एक दिशा में चालन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए बादलों पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक छिड़का जाता है या छिड़काव किया जाता है। तो यह है दोस्तों सिल्वर आयोडाइज। ठीक है, AgAI। ठीक है, इसका AgI का छिड़काव किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। प्रश्न संख्या 67। घुमंतु पशुचारण में चरवाहा अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर डैश के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करता है। आश्रय पैसे, चारे पानी, पैसे और पानी, और आश्रय या चारे किसके लिए, रहने के लिए और खाने के लिए। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे चारे और पानी, वो एक जगह पर रहेगा नहीं, तो आश्रय तो उसको चाहिए नहीं, चारा पानी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। किसी पदार्थ को द्रव स्वर्ण कहते हैं, किस पदार्थ को द्रव स्वर्ण के नाम से जाना जाता है, तो यह दोस्तों पेट्रोलियम है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69। डोलोमाइट का सूत्र क्या है, फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है CaMgCO3 का होल 2 है ना, तो यह इसका क्या है, डोलोमाइट का एक रासायनिक फॉर्मूला है। CaO जो है दोस्तों बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है, और यहाँ पे CaOH2 जो है होल 2, यह बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है, और CaCO3 जो है वह कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। प्रश्न संख्या 70। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊष्मीय इंजन नहीं है। दोस्तों डीजल इंजन ऊष्मीय इंजन है, गैस चालित इंजन ऊष्मीय इंजन है, भाप टरबाइन भी ऊष्मीय इंजन है, लेकिन पवन चक्की जो है वह आपका ऊष्मीय इंजन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ से सही आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 71, निम्नलिखित में से सबसे अधिक कठोर कौन सा है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हाई स्पीड जो है स्टील सबसे ज़्यादा जो है वह कठोर होता है। सबसे अगर भारी धातु की बात करेंगे, सबसे भारी धातु जो है उस्मियम होता है। ओस्मियम सबसे भारी धातु होता है ना। और अगर हम बात करें कि विश्व में सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है, तो हीरा सबसे कठोर होता है। प्रश्न संख्या 72, निम्नलिखित में से कौन सा मापन उपकरण बिना संपर्क यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट टाइप का है। कौन सा उपकरण जो है दोस्तों वो बिना संपर्क का है, तो यह है आपका पायरोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित में से किस गैस में विरंजन यानी कि ब्लीचिंग का गुण होता है। किस गैस में होता है, क्लोरीन में होता है दोस्तों। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण का सूत्र जो है दोस्तों CaOCl2 होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74, यदि किसी मशीन में अप्रामाणिक स्नेहक तेल का उपयोग किया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा। परिणाम जो है दोस्तों मशीन घिस जाएगी, स्नेहक तेल का अधिक व्यय होगा, मशीन के चलाने में आवाज़ आएगी, साउंड ज़्यादा आएगी। तो ये सारी की सारी घटनाएं होगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा सही आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 75, जो कि इस सेट नंबर 19 का अंतिम प्रश्न है, कह रहा है कि बिना पानी भरे ही यदि किसी विद्युत केतली की बिजली चालू की जाए तो क्या होगा दोस्तों, इसकी विद्युत कुंडली यानी कि इलेक्ट्रिक कॉइल जो है वह दोस्तों जल जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों ने सेट नंबर 19 को कंप्लीट किया। मिलेंगे आपसे अगले सेट में, सेट नंबर 20 में। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो को कंप्लीट देख जाएंगे और जितने भी सेट है, अगर आपने उसे कोई भी सेट जो पीछे कराया गया है, अगर आपने उसे मिस किया है तो आप उसे पूरा देखेंगे। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आपके कवर होने वाले हैं। तो आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक काम जरूर करेंगे, वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और अगर आप इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके वहाँ से ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को कंप्लीट देखें और अपनी तैयारी